यस फ्रेंड्स, पीजीपी का लास्ट पार्ट 3, जिसमें फुल कंसेप्ट कवर हो जाएंगे विद क्वेश्चंस आल्सो। डीम्ड प्रॉफिट का केस पढ़ेंगे यहाँ पे, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 44AA एंड टैक्स ऑडिट के लिए 44AB, और बाकी का जो ADA है वो हमारा इसके बाद टॉपिक में कवर हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं डीम्ड प्रॉफिट के सिचुएशंस। डीम्ड प्रॉफिट का फर्स्ट सिचुएशन है रिकवरी ऑफ बैड डेट। जो आपको पता है बैड डेट, HP हाउस प्रॉपर्टी वाला लेक्चर जरूर 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 देख लेना। अगर बैड डेट पिछले साल अलाउड हो गया, इस साल रिकवर हुआ तो टैक्सेबल। अगर बैड डेट लास्ट ईयर अलाउड नहीं हुआ, इस साल रिकवर हुआ, नॉट टैक्सेबल। अगर मेरा बैड डेट जितना हुआ उससे कम अलाउड हुआ, तो जब रिकवरी होगा वो भी कम टैक्सेबल होगा, वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, वो HB में कवर कर लिए थे। नेक्स्ट है रिमिशन ऑफ लाइबिलिटी या रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन। सो रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शंस का मतलब 24-25 में कोई एक्सपेंसेस हुआ था, अलाउड हो गया, फिर बाद में 25-26 में वो पैसा आपके पास रिफंड आ गया। तो 24-25 में इनकम टैक्स अंकल माइनस कर दिए क्योंकि आपका एक्सपेंसेस था, अब वो पैसा आपको फिर से रिटर्न मिल गया। जिसको भी आपने पेमेंट किया था आपको छोड़ के फिर से वापस कर दिया, पैसा नहीं चाहिए आपसे, आप रख लो। तो भैया आपका तो एक्सपेंसेस ही नहीं हुआ, लास्ट ईयर अलाउड हो गया, तो इस साल इनकम। या किसी का आउटस्टैंडिंग आइटम था, रेंट आउटस्टैंडिंग था, मैं रेंट आउटस्टैंडिंग दिखा दिया, टैक्स अंकल ने डिडक्शन दे दिया, एक्रूअल बेसिस था, अब मैं इस साल पे करने जा रहा हूँ, लैंड लेडी बोल रही है कि हमको रेंट नहीं चाहिए, आपको छोड़ दिए छोटा बच्चा समझ के, बुढ़ापा को छोटा बच्चा समझ के छोड़ दिया, तो इनकम टैक्स टिंग 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 कर देगा, और वे लिए PGBP, अलाउंस और डिडक्शंस मेड फॉर लॉस expenses, training liability in assessment year, subsequent receipt of such amount by SSC और successor is taxable। कोई खर्चा वगैरह का PGBP में डिडक्शंस मिल गया था, फिर बाद में वो रिफंड उफंड मिल गया, वो लाइबिलिटी सीज हो गया, तो फिर वो आपके लिए PGBP यूनिलेटरल आपने भी अपने बुक्स में लिख दिया तो भी PGBP, बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाएगा तो भी PGBP, और मरने के बाद घर वाले को भी मिलेगा तो भी PGBP रिकवरी बता दिए थे। एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना। ऐसे हम लोग क्या पढ़ेंगे सेट ऑफ में, जो बिजनेस वगैरह का लॉस होता है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया, प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो लॉस को सेटअप नहीं कर पा रहे, बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया। उसी डिसकंटिन्यू बिजनेस का 10 साल 15 साल बाद कुछ प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट पहले ही मिलता तो लॉस सेटअप हो जाता ना, अब 15-20 साल बाद भी कुछ मिल रहा है ना, तो वो लॉस जो लैप्स हो गया था वो फिर से जिंदा हो जाएगा और फिर से वो सेटअप कर लेगा। सो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल सिचुएशन है। डिसकंटिन्यू बिजनेस का कुछ इनकम 20 साल भी बाद मिलता है तो उसका कोई लॉस रहेगा तो सेटअप कर देगा। लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस नॉट सेटअप करंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनेटली, no return submission required for even after 8 years, can be set up from above notional incomes। तो ये डीम प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। अब बैलेंसिंग चार्ज पढ़ लिए थे, सेल ऑफ एसेट्स पढ़ लिए थे, रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस सेम आप कैश बेसिस फॉलो करते थे। कैश बेसिस किसी स्टूडेंट का 10,000 ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग था तो इनकम नहीं दिखाया, 20 ईयर्स के बाद आप पढ़ा नहीं रहे फिर भी वो 10,000 मिल गया तो PGBP। दोस्तों थोड़ा सा इनकम कंप्यूटेशन को लेके थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन है। CG में पढ़े थे ई मूवेबल प्रॉपर्टी आपका कैपिटल एसेट है, तो CG आपका धंधा है लैंड बिल्डिंग, लैंड बेचना खरीदना, बिल्डिंग बेचना खरीदना, तो यहाँ भी SDV exceeds 110% ऑफ कंसिडरेशन, SDV को ही सेल प्राइस मानेंगे, अदरवाइज सेल प्राइस ही सेल प्राइस होगा। सो अगर आपका कैपिटल एसेट्स है तो भी फंसेंगे, और PGBP स्टॉक इन ट्रेड है तो भी फंसेंगे, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव, एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव पे भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो नॉन स्पेकुलेटिव, वो पढ़े थे पार्ट 1 पे भी, ट्रांजेक्शन नॉट चार्जेबल टू CTT, CTT लग जाता है तो स्पेकुलेटिव पे नहीं आता है, नॉट
CTT और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ट्रीटेड एज नॉन स्पेकुलेटिव, इस पे मैंने एक MCQs पे क्वेश्चन देखे थे, अब जरूर से देखना दोस्त। अब आ गया हमारा कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AA एंड CA साहब प्रैक्टिसिंग CA साहब से ऑडिट करवाना है 30 सितंबर तक, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के एक महीना पहले तक, वो है 44AB। दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्कशन होएगा प्रिजम्पटिव का 44AD ADA AE, उसे थोड़ा इग्नोर मारेंगे, वहां पे जाके पढ़ेंगे तो आप तकलीफ में मत रहना। सो चलिए देखते हैं खाता बही किसको रखना है। खाता बही किसको रखने के लिए सबसे पहले नोटिफाइड प्रोफेशंस, नोटिफाइड प्रोफेशन आप वकील साहब है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप शाहरुख खान है, अरिजीत सिंह है, कंपनी सेक्रेटरी है, IT प्रोफेशनल। सो अगर ये नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हो तो मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट टू एनेबल एओ टू कंप्यूट टोटल इनकम। तो आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ खाता बही रखना है अपने मन से, सो डेट एओ अंकल कैन कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम। बट if your gross receipt exceeds 1.5 lakh in all 3 PPY, gross receipt exceeds 1.5 lakh all 3 preceding previous year, आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है, उसके पहले का तीनों, या नया बिजनेस है फर्स्ट ईयर है तो 25-26 में ग्रॉस रिसीव लाइकली टू एक्सीड्स 1.5 लाख, तो आपको प्रेस्क्राइब बुक्स रखना है। तो समझा दोस्तों इन्होंने क्या बोलना चाहा, नोटिफाइड प्रोफेशनल को कुछ ना कुछ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना ही है सो डेट एओ अंकल कैन कंप्यूट। बट अगर नोटिफाइड प्रोफेशनल का लास्ट 3 साल का, तीनों साल का टर्नओवर एक्सीड्स 1,50,000, या नया नवेला है 3 साल वाला केस में नहीं फंस रहे हो तो करेंट है लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख, तो फिर आपको स्पेसिफाइड रूल 6F में लिखा है स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना है, दैट इज कैश बुक। तो नाम याद रखेंगे, जर्नल इफ एक्रूल बेसिस, लेजर कार्बन कॉपीज ऑफ बिल एक्सीडिंग 25, ओरिजिनल बिल्स वाउचर 50 रुपीज, ओरिजिनल बिल्स पेमेंट वाउचर एक्सीडिंग 50 रुपीज तक से ज़्यादा का रहेगा तो। मेडिकल प्रोफेशनल को डेली केस रजिस्टर रखना है 3C, और इन्वेंट्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये सब छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। एंड ये हो गया स्पेसिफाइड नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। अब चलते हैं व्यापारियों को एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए, इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मस्ट मेंटेन बुक्स इफ इनकम एक्सीड्स 1,20,000 या टर्नओवर, इनकम एक्सीड्स 1.2 lakhs या टर्नओवर एक्सीड्स 10 lakhs, 3 PPY, any one of 3 PPY, in any of 3 PPY और likely to exceeds। अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन बिजनेस का लास्ट 3 साल में किसी भी साल इनकम 1,20 से ऊपर हो गया, या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो गया, या नया नवेला धंधा है तो इससे ऊपर लाइकली टू एक्सीड्स, तो आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, टू ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है सो डेट एओ कैन कंप्यूट योर टोटल इनकम। इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, नोटिफाइड प्रोफेशनल में स्पेसिफाइड था। ये लिमिट्स आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब करने वाला लिमिट है 1.2 और 10 lakhs, लेकिन इंडिविजुअल हफ आ जाता है ना तो ये 1,20,000 वाला लिमिट नहीं, इनकम एक्सीड्स 2,50,000, टर्नओवर एक्सीड्स 25 lakhs, दोनों में से कोई एक फंसेगा तब इंडिविजुअल हब को खाता भाई अपने हिसाब से रखना है, एओ कैन कंप्यूट टोटल इनकम। अब बेटा 44 AD ADA AE का बात नहीं मानोगे, वहां पे फंसोगे तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट तो था वो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए, फिर नॉर्मल प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस के लिए, और 3 और प्रोविजन, एक 44AD के लिए, फिर 44ADAE के लिए जो आगे पढ़ेंगे। और दोस्त ये जो दिया है ना BBB, ये फिरंगियों के लिए मत पढ़ना। अप्लाई सी प्रिजम्पटिव क्लेम लोअर देन डीम प्रॉफिट, 44AE में जितना प्रॉफिट मांगा है उससे कम दिखाते हो ADA में, और तो आपको रखना है। एंड 44AD4 में कुछ एक चक्कर है, बेसिक एग्जामिनेशन
लिमिट से ऊपर होने से रखना है, पढ़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखना है भैया? अपने घर में नहीं रखना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रोफेशन बिजनेस पे रखना है, और रिस्पेक्टिव प्लेस मल्टीपल है अलग अलग बिजनेस का, तो अलग अलग जगह पे रखना। एंड 6 साल तक प्रिजर्व करके रखना, अगर भूल जाते हो तो 25,000 का पेनल्टी है। नाउ वी आर गोइंग टू 44AB, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के रिटर्न फाइल करने के 1 महीना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 1 महीना पहले 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना है। तो दोस्त यहाँ पे क्या सीखना है कि किसको टैक्स ऑडिट करवाना है? तो सुनते ही हो बेटा, बिजनेस का 1 करोड़ से टर्नओवर एंड प्रोफेशन का 50 लाख से टर्नओवर ज़्यादा हो गया तो आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है। और ये 10 करोड़ तक जा सकता है बिजनेस, अगर वो कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर या टोटल पेमेंट्स का, और वो फिर प्रिजम्पटिव वाला फंसेंगे। अगर आपने किसी और लॉ के अंदर टैक्स ऑडिट लॉ के अंदर ऑडिट करवा लिया और उसमें सारे टैक्स ऑडिट के पॉइंट्स कवर है, तो फिर से अलग से टैक्स ऑडिट करवाना नहीं है। टैक्स ऑडिट में जो रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए विद इन ड्यू डेट जमा कर देना है आपको। सो दोस्तों चलते हैं, बिजनेस का टर्नओवर सेल्स या ग्रॉस रिसीव एक्सीड्स 1 करोड़ इन प्रीवियस ईयर। जिस बिजनेस का टर्नओवर 1 CR से ऊपर है उसी का आपका 2-3 धंधा है, एक का 1 करोड़ से ऊपर है, दूसरा का 50, 30, 40, 60 लाख से 1.5 CR, सॉरी 60 लाख 70 लाख, तो 60 लाख 70 लाख वाला बिजनेस का ऑडिट नहीं चाहिए, 1 CR से ऊपर वाले का। एक्सेप्शंस बेटा इस पे अभी तक हमने ना क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। एक्सेप्शंस में क्या बताया जा रहा है? कैश रिसीप्ट्स डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीप्ट्स, या कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट। तो 10 करोड़ तक, 1 करोड़ नहीं भाई, 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करना है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बाय नॉन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट, वो स्पेसिफाइड मोड से करो। अगर नॉन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट से किया, बेरर चेक वगैरह से किया, डीम टू बी कैश, डीम टू बी कैश। पर्सन रिक्वायर्ड टू गेट प्रोफेशनल का टर्नओवर एक्सीड्स 50 लैक्स। और भी 44AE बीबी और बीबीबी का तो नाम ही नहीं मत लेना, 44AE को नहीं मानते हो तो ऑडिट करवाना है। 44ADA से कम इनकम दिखाना चाह रहे हो, इनकम BL से ऊपर है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या नॉर्मल डिफॉल्ट स्कीम में 4 लाख तक, तो आपको करना है 44AD पढ़ेंगे। ऑडिट फाइलिंग तो 1 बिफोर ड्यू डेट, दैट इज 30 सितंबर 26 तक। एक्सेप्शंस, पर्सन डिक्लेयरिंग प्रेजेंटिव इनकम अंडर 44AD। अभी हम लोग क्या बोले थे, 1 CR से ऊपर आपका टर्नओवर है तो ऑडिट कराना है ना, तो अपन 44AD में जाके देखेंगे 2 CR 3 CR तक आप 44AD ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आपने 44AD ऑप्ट कर लिया ना, तो 2 CR भी आपका टर्नओवर रहेगा, 3 CR भी टर्नओवर रहेगा, 1.2 CR भी टर्नओवर रहेगा, तो आपको ना ऑडिट करना नहीं है। नॉर्मल केस में 1 CR का लिमिट है। सर इस पे भी क्वेश्चन रखे हो? जी हाँ दोस्तों, जरूर से क्वेश्चन रखा हूँ इस पे, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। 31, वी नो दिस फिल्म आर्टिस्ट है, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, सो इनके लिए देखते हैं। और 22-23 पे 1,15,000 रिसिप्ट है, 23-24 पे 180, 24-25 पे 210, तो ये हमारा तो साल है 25-26। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन, नोटिफाइड प्रोफेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको रखना ही है सो डेट AO कैन कंप्यूट। अगर प्रिस्क्राइब बुक तब लगेगा इन ऑल 3 PPY, ऑल 3 PPY में आपका ग्रॉस रिसीव एक्सीड्स 1.5 लाख, तो एक साल तो फेल होगी, ग्रॉस रिसीव 1.5 लाख इन एनी नहीं, ऑल 3 PPY। न्यूली प्रोफेशन, फिल्म आर्टिस्ट नोटिफाइड ग्रॉस रिसीव्स डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख, प्रिस्क्राइब बुक्स आर नॉट मैंडेटरी, तीनों साल पे नहीं है तो नॉट मैंडेटरी, हाउएवर मस्ट मेंटेन बेसिक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। Now we are moving toward the last topic of this chapter. Last topic, friends, presumptive के 3 सेक्शन है, 44AD बिजनेस के लिए, ADA नोटिफाइड प्रोफेशंस के लिए,
AE फ्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग, गुड्स कैरिज व्हीकल। सो ये तीनों को पढ़ने के बाद भगवान जी के आशीर्वाद से विद क्वेश्चंस, RTPs, MTPs आपका ये रैपिड रिवीजन समाप्त हो जाएगा। 44 AD प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम देखते हैं। एलिजिबल बिजनेस, कौन वो बिजनेस है जिनको ये फायदा मिलेगा? आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 2 CR तक है। जिस बिजनेस का टर्नओवर 2 CR तक है तो 8% PGBP मान लो। अगर आप वो स्पेसिफाइड मोड से पैसा रिसीव करते हो रिटर्न भरने तक तो 6%। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 CR तक है तो आपके पास एक ऑप्शन है 8% ऑफ टर्नओवर को PGBP दिखा दो, और आपने जितने पैसे स्पेसिफाइड मोड बैंकिंग चैनल से लिया उस पर 6%, यानी कुछ बैंकिंग चैनल से ले लिया रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक और कुछ लिया ही नहीं, या कैश वेस्ट लिया तो कैश वेस्ट लिया जो मिला ही नहीं अभी तक उस पर 8%, और जो स्पेसिफाइड मोड से लिया 6% PGBP। बेटा आपको 3 करोड़ तक ये बेनिफिट मिलेगा। कैश रिसीव डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टर्नओवर। कभी भी PGBP का बड़ा सम्स करेंगे, हम लोग मास्टर सम्स में करेंगे, तो इन बातों को भी ध्यान पे रखना है। इनएलिजिबल केसेस किसको किसको नहीं मिलेगा? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल 44 ADA आ रहा है। कमीशन ब्रोकरेज, जिनका बिजनेस है कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी का नहीं मिलेगा। 44A के लिए तो अपना ऑप्शंस है ही। एलिजिबल SAC रेसिडेंट इंडिविजुअल हब फॉर्म को मिलेगा, ROR हो RNOR हो, बट LLP को नहीं मिलेगा। और LLP या कोई भी पर्सन जो 10AA का डिडक्शंस वगैरह ले रहा है, चैप्टर 6A का कहीं और बेनिफिट ले रहा है, उनके लिए डिडक्शंस नहीं। PGBP क्या होगा? रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक स्पेसिफाइड मोड से ले लो 6% डिडक्शंस। दोस्त आप इस बिजनेस में है 44 AD मानते, कोई बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, डेप्रिसिएशन भी कुछ अलाउड नहीं है। हाँ लॉस, वो PGBP निकल गया, आप दूसरे बिजनेस का लॉस सेटअप कर रहे हो तो वो तो अलाउड ही है। लॉस सेटअप करेंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउड, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड बिकॉज डेप्रिसिएशन के बाद ही तो PGBP होता है। WDV एसेट्स का कमते जाएगा। एडवांस टैक्स साल में एक ही बार दे सकते हो 15 मार्च तक। और 44A खाता भाई अभी बोले थे ना 1 CR से ऊपर होने से खाता भाई रखना, लो यहाँ पे तो 1.5 CR रहने से भी खाता भाई नहीं रखना है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ 44A एंड AB। तो ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, वहाँ पे था ना 2,50,000 25 lakhs वगैरह, वो सब का कुछ भी मतलब नहीं है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं रखना है, टैक्स ऑडिट भी नहीं करना है। कंटिन्यूटी बेटा ये थोड़ा सा अच्छा से देखना, अगर 25-26 में आपने 44 AD किया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर आप एलिजिबल है तो आपको 44 AD ही लगाना है। तो आपने 26-27 में लगा दिया, 27-28 में लगा दिया, 28-29 पे एलिजिबल थे 44 AD नहीं लगाए, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स 29, 30, 34, 35 तक आपको नो 44 AD। तो ध्यान से समझना, अगर आप 25-26 में 44 AD लगा दिए तो अगर एलिजिबल रहेगा टर्नओवर लिमिट के अंदर है तो नेक्स्ट 5 साल तक 44 AD रखा आपने। बट 28-29 में ब्रेकअप कर दिए, तो जिस साल ब्रेकअप किए उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 44 AD आपका बात नहीं मानेगा, मुड़ के भी नहीं देगी, फिर उसके बाद में देख लेना। यस, तो इसको बोलते हैं आप फेलियर। तो फेलियर टू डिक्लेयर प्रॉफिट्स एज पर 44 AD ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव लीड्स टू 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन एंड 44 AD 5 रिक्वायर्ड मैंडेटरी बुक्स। अब आपको मैंडेटरी बुक्स रखना है, ऑडिट करना है, रिपोर्ट करना है। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पे रखना दोस्तों। इस पे क्वेश्चंस है, हम लोग करते हैं, आओ दोस्तों देखते हैं। फिर 44ADA 44AE, फिर उसके बाद PGBP का एक फॉर्मेट दिखा देंगे, इस फॉर्मेट से आपको सम्स करना है, वो तो मैं टोटल इनकम में भी दिखा सकता हूँ आगे। सो दोस्त इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, कभी भी आ सकता है, CA CMA सबके लिए।
प्रवीण भाई एंगेज रिटेल ट्रेड टर्नओवर 2 करोड़ 98 लाख भाई फॉर 25-26 अमाउंट रिसीव कैश 25-26 में 14 lakhs एंड बैलेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन बिफोर 31 अक्टूबर। तो 5% से पार हो गया क्योंकि 2 CR तक ही मिलता है। 2.98 इंटू 5% तो 14,90,000 यानी विद इन 5% है। तो आप 3 CR तक 44 AD ले लो। कैश पे जो मिलेगा उस पे 8% PGBP और बाकी सब पे जो मिलेगा 6% PGBP। इस बुक्स इस इनकम फ्रॉम सेट बुक्स बुक के हिसाब से 15 लाख एज पर दिस। रिटेल ट्रेड इज ओनली सोर्सेज ऑफ इनकम। एसेसमेंट 25-26 यानी 24-25 was first year for which he declared। लास्ट ईयर 44 AD माना, तो इस बार भी 44 AD मानो। नहीं मानना है तो मत मानो, देखते हैं क्या। Is Praveen also eligible for presumptive? Yes, 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 yes. Since does not exceed 5% is eligible for 44 AD. If so, determine उनका इनकम क्या होगा दोस्त। 14 lakhs पे 8%, बाकी के अमाउंट पे 6%। तीसरा, इन केस प्रवीण वांट्स टू डिक्लेयर बुक्स के हिसाब से दिखाना चल रहे हैं तो फिर आपका इनकम तो बहुत है। आपको नेक्स्ट 5 साल, इस साल तो गए ही, नेक्स्ट 5 साल 44 AD आपको मुड़ के नहीं देखेगी और आपका बिजनेस में 44 A भी लगेगा। बेटा इसको ना आप लोग ना कॉपी में प्रैक्टिस 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 करना, एग्जाम 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 के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ड्यू डेट बोथ द स्कीम? अगर 44 AD को मानते हो तो टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए 31 जुलाई। 44 AD के साथ जाओगे तो टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए 31 जुलाई। 44 AD को नहीं मानोगे तो AB लग जाएगा, तो टैक्स ऑडिट चाहिए तो 31 अक्टूबर। लास्ट वाला इनकम सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच वाला देखना, डिक्लेयर प्रॉफिट लास्ट ईयर दिखा दिया था तो इस साल दिखाएंगे। 5 कंसेक्यूटिव ईयर नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा और 44 AB और AA भी लग जाएगा। बेटा आप लोग जितना हो सके इसको पढ़ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 44 AD। जितने भी डॉक्टर वकील CA साहब का क्वेश्चन आए ना तो वहाँ पे PGBP कैलकुलेट आप नॉर्मल स्कीम से भी करना और इनके टर्नओवर 50 lakhs से कम है तो आप ना 50% PGBP मान लेना, 50% PGBP। सो इस नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए टर्नओवर 50 lakhs तक है तो प्रिजम्पटिव चले जाओ, 50% PGBP। अगर फिर से वही 5% तक ही कैश रिसीव है तो 75 lakhs तक का फायदा मिलेगा। आओ दोस्तों देखते हैं, नोटिफाइड प्रोफेशंस वही है। ग्रॉस रिसीव 50 lakhs तक है तो मिलेगा। इफ ग्रॉस रिसीव लेस देन ग्रॉस रिसीव मोर देन 50 lakhs 75 lakhs, कैश रिसीव अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीप्ट है तो आपको मिलेगा ये 44 AD ए वाला ऑप्शन एंड 50% PGBP। एलिजिबल एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP नहीं है और अब तो हो ही नहीं सकता। WDV डिडक्शंस एडवांस टैक्स सेम एज 44 AD और नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड। आपको 44 ADA का बात मानोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इसको चैलेंज करते हो भी इनकम डिक्लेयर्ड लोअर देन दिस एंड टोटल इनकम एक्सीड्स BEL तो फिर 44 AA भी लग जाएगा। आप 50% से कम इनकम दिखा रहे हो, बुक्स के हिसाब से जा रहे हो तो आपका टोटल इनकम देखेंगे। टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को पार कर दिया, याद है ना 2.53 और 5 lakhs और डिफॉल्ट स्कीम में 4 lakhs। तो आपको खाता बही भी रखना है, पढ़े थे ना, खाता बही रखना है और ऑडिट भी करवाना है। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में कब आके चले जाएगा, तो थोड़ा टर्नओवर देखना और मेरे साथ सम्स वगैरह जो हमने किया है प्रैक्टिस करना, तभी याद रहेगा आपको। नाउ दोस्तों 44 AE गुड्स कैरिज बिजनेस पे है, गुड्स कैरिज बिजनेस पे है और 10 गुड्स कैरिज से ज़्यादा आपके पास नहीं है तो आप प्रिजम्पटिव पे जा सकते हो। अगर अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल है तो 7,500 पर मंथ, अदर देन हेवी गुड्स कैरिज व्हीकल है 7,500 पर मंथ और पार्ट पर व्हीकल
पर व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स कैरिज है तो 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर गाड़ी पीजीबीपी। हेवी गुड्स कैरिज व्हीकल है तो 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट अनलेडेड वेट पर मंथ और 1,000 पर टन पर मंथ। सो हेवी गुड्स व्हीकल वही होगा जिसका 12,000 kg से, हेवी गुड्स कैरिज व्हीकल वो होगा जिसका 12,000 kg से 12 टन से ज़्यादा 12,000 kg या 12 टन से ज़्यादा वजन है गाड़ी का, ग्रॉस व्हीकल वेट अनलेडेड वेट ओनली गाड़ी का वजन, तो वो हेवी गुड्स व्हीकल हो गया। हेवी गुड्स व्हीकल हो जाएगा तो सपोज 13 टन का गाड़ी है तो 1 टन के लिए 1000, तो 13 टन के लिए 13,000 पर गाड़ी पर मंथ। इलिजिबल एसएसी बस ये थोड़ा अच्छा से देखना, ये सबके लिए है। हेवी गुड्स व्हीकल के लिए 1,000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो डेफिनेटली इसमें इनकम 12,000 से ज़्यादा ही रहेगा। और अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल मीडियम लाइट रहे तो 7,000। और डिडक्शंस एंड डब्ल्यूडीवी सारे डिडक्शंस जैसे अपने पढ़े थे वही मिलेगा। इनमें एडवांस टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो एडवांस टैक्स 4 बार ही देना पड़ेगा। एडवांस टैक्स वो 4 टाइम्स जो नॉर्मल होता है वो देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आ गया, अगर ये फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स का रेमुनरेशन इंटरेस्ट अलाउड है। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स का रेमुनरेशन इंटरेस्ट वगैरह सब अलाउड है दोस्तों। सो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए। तो सबसे पहले 33 पे आते। 33 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 33 आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम पे आ सकता है। एक्स कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटिंग गुड्स कैरिज 1 अप्रैल को ही परचेज फॉलोइंग व्हीकल 25-26 कंप्यूट इनकम 44 10 गाड़ी से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो आपके लिए मोए मोए। तो इन्होंने 10 अप्रैल को 2 गाड़ी, 15 मार्च 26 को एक और, 16 जुलाई को एक और, 2 जनवरी को एक और, 29 अगस्त को 2 और ये 23 फरवरी, सब इसी साल। 2 + 3 3 6 10 पूरा 10 है। सो वुड योर आंसर चेंज इफ व्हीकल परचेज अप्रैल 25 वेयर यूज कब से क्या मतलब नहीं, ओन्ड बेसिस पे टैक्सेबल है और एक दिन भी रहेंगे तो एक महीने का इनकम। तो दोस्तों ये 7 है, ये अदर देन हैवी हो गया, अदर देन हैवी गुड्स कैरिड व्हीकल, ये भी अदर देन हैवी, ये भी अदर देन हैवी, ये भी अदर देन हैवी, ये हैवी गुड्स व्हीकल, ये हैवी गुड्स व्हीकल। तो यहाँ पे अप्रैल से है ना, तो 7,500 इंटू 2 इंटू 12, आप भी करना 7,500 इंटू 2 इंटू 12, तो ये आ गया 1,80,000। तो ये मार्च 26 को खरीदा 7,500, एक ही गाड़ी एक महीना के लिए 7,500, ये 7,500 3 गाड़ी के मालिक है 16 जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इंटू 9, 7,500 इंटू 3 इंटू 9 202,500, और ये भी 7,500 इंटू 1 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का 7,500 इंटू 3 22,500, और ये हैवी गुड्स व्हीकल हो गया तो 15,000 kg यानी 15 टन। वन 1000 kg 1 टन, 15,000 15 टन, 12 टन से ऊपर गाड़ी है तो हेवी गुड्स व्हीकल। तो 15,000 करके इंटू 2 इंटू 15,000 इंटू 2, 2 गाड़ी का, और कितना महीना अगस्त में खरीदा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 मंथ्स। 15,000 इंटू 2 इंटू 8, 15,000 इंटू 2 इंटू 8, 2,40,000। ये भी 15,000 वाला ही है, एक गाड़ी
और फेब में खरीदा तो 2 months 15,000 इनकम पर मंथ, एक गाड़ी इंटू 2 30,000। चलिए फटाफट चेक कीजिए, 30,000 प्लस 2,40,000 प्लस 22,500 प्लस 202,500 प्लस 7,500 प्लस 1,80,000 कितना आ रहा है 1,80,000 प्लस 7,500 प्लस 202,500 प्लस 22,500 प्लस 2,40,000 प्लस 30,000 682,500 682,500 MCQs के लिए भी तैयार रहना। कभी यूज़ किए इससे मतलब नहीं, ओन बेसिस पे टैक्सेबल होता है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना है। सारे डिस्कशन पे में कवर थे, कुछ भी नहीं छूटा है दोस्तों। और MCQs का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था मेरा, तो मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी देखो भाई RTP सितंबर 24 का क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस है, आप लोग ये ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स इट फॉर PGBP 3 सेशन पे अपने कंप्लीट कर लिया। इसके जो PGBP का फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट वाला सम हम लोग टोटल इनकम में कवर कर लेंगे। टोटल इनकम का आप लोग वेट करेंगे, वहाँ पे कर लेंगे। और जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स इट, टेक केयर।